हम सब कानूनों के बारे में सोचते हैं, उन पर बहस करते हैं। कोई नया कानून आता है तो अखबारों में, टीवी पर, हमारी चाय की दुकानों पर खूब चर्चा होती है। हाँ, बहुत होती है। लेकिन ये सारी बातें कानून बनने के पहले होती हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि एक बार जब कानून लागू हो जाता है, स्याही सूख जाती है और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? जमीन पर क्या होता है? हाँ, जमीन पर असल जिंदगी में उसका क्या असर होता है? और यही यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं, वो इस स्थिति को एक बहुत ही दिलचस्प नाम देते हैं, लोकतंत्र का अधूरा चक्र। अधूरा चक्र। हाँ, सोचिए हम एक पहिया बनाते हैं, उसे पूरी ताकत से धक्का भी देते हैं, लेकिन वो पहिया कभी घूमकर वापस हम तक नहीं आता, ताकि हम उसे देखकर, समझकर और बेहतर बना सके। वो बस एक सीधी लाइन में चला जाता है और फिर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। लोकतंत्र का अधूरा चक्र। वाह! मतलब हम कानून बनाने पर तो इतना जोर देते हैं, पर उसके बाद क्या होता है इस पर एक तरह का अंधेरा है। बिल्कुल, एक खामोशी है। और यही अंधेरा आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का केंद्र है। हम इस अधूरे चक्र को समझने की कोशिश करेंगे और एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी की मदद से इस चक्र को पूरा कर सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो हर नागरिक की आवाज को कानून सुधारने की प्रक्रिया का हिस्सा बना दे। तो चलिए इस अधूरे चक्र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। प्रक्रिया तो हम सब जानते हैं, एक ड्राफ्ट बिल बनता है, लोगों से सुझाव मांगे जाते हैं संसद में घंटों बहस होती है, समितियां जांच करती हैं। और फिर कानून पास हो जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद एक खामोशी छा जाती है ना? बिल्कुल। और ये खामोशी बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहीं पर सिद्धांत और व्यवहार का टकराव होता है। देखिए, जो लोग कानून बना रहे हैं, वो कितने भी समझदार क्यों ना हो, हाँ, वो हर एक स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। वो ये नहीं सोच सकते कि भोपाल का एक छोटा दुकानदार या तमिलनाडु का एक किसान उनके बनाए कानून को असल में कैसे अनुभव करेगा। सही बात है। कागज पर जो कानून बिल्कुल सही और न्यायपूर्ण लगता है, जमीन पर वो अनगिनत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल। मुझे याद है जब जीएसटी आया था, एक राष्ट्र एक कर बिल्कुल। विचार सुनने में कितना क्रांतिकारी और सरल लगा था। बहुत सरल। ऐसा लगा कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। क्योंकि सिद्धांत ये था कि टैक्स सिस्टम को सरल बनाया जाए, लेकिन व्यवहार में क्या हुआ? छोटे दुकानदारों को, जिनका पूरा बिजनेस ही नकद पर चलता था, उन्हें अचानक से जटिल ऑनलाइन रिटर्न भरने पड़े। हर हर महीने 3-3 फॉर्म। उनके पास ना तो कंप्यूटर थे, ना ही महंगे अकाउंटेंट रखने के पैसे। बार बार बदलते नियम और तकनीकी खराबियों ने उनकी कमर तोड़ दी। ये वो दिक्कतें थीं जो दिल्ली में बैठे नीति निर्माता शायद सोच भी नहीं पाए थे। और अगर इन व्यापारियों की आवाज को सुनने का कोई संगठित तरीका होता तो? हाँ, तो शायद इन शुरुआती समस्याओं को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता था। निश्चित रूप से। ये सिर्फ कुछ लोगों की अलग-अलग शिकायतें नहीं थीं। नहीं, ये एक पैटर्न था, एक नीतिगत खामी थी। अच्छा, दूसरा उदाहरण भूमि अधिग्रहण कानूनों का है। दशकों से ये कानून विवादों में रहे हैं। कागज पर लिखा होता है कि किसान को उचित मुआवजा मिलेगा। लेकिन उचित क्या है? ये कौन तय करता है? सही सवाल। जब जमीन चली जाती है, तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, पीढ़ियों की रोजी रोटी चली जाती है। पुनर्वास की जो बातें फाइलों में होती हैं, वह हकीकत में अक्सर नजर नहीं आती। और फिर सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। बिल्कुल। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि कानून लागू होने के बाद प्रभावित लोगों के अनुभवों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और उसके आधार पर कानून में सुधार करने का कोई औपचारिक सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। वो अधूरा चक्र बस यहीं आकर टूट जाता है। टूट जाता है। वही समस्या तो साफ है, कानून बन जाता है और फिर हम उससे संपर्क खो देते हैं। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देते हैं या कोई समाधान भी सुझाते हैं? नहीं, वो एक बहुत ही ठोस और बड़ा समाधान सुझाते हैं। एक राष्ट्रीय शिकायत प्राधिकरण की स्थापना। एक मिनट, एक और नई सरकारी संस्था? हमारे यहाँ पहले से ही इतनी कमिटियां और आयोग है। हाँ, ये सवाल उठता है। क्या ये भी लाल फीताशाही और फाइलों के ढेर में दबकर नहीं रह जाएगी? फिर तो सरकार अपनी आलोचना क्यों सुनेगी? यही सबसे बड़ा खतरा है और स्रोत इसका सीधा जवाब देते हैं। उनका कहना है कि इसे कोई सरकारी विभाग होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या? इसकी संरचना चुनाव आयोग या सीएजी की तरह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के तौर पर होनी चाहिए। मतलब इस पर किसी सरकार का, किसी पार्टी का कोई दबाव ना हो। अच्छा, पूरी तरह स्वतंत्र। बिल्कुल। इसका काम सिर्फ एक होगा, जनता के फीडबैक को सुनना,
उसका विश्लेषण करना और बिना किसी लाग लपेट के संसद और सरकार के सामने रखना। यानी ये एक तरह से जनता और संसद के बीच एक पुल का काम करेगा। और इसमें कौन लोग होंगे? सिर्फ रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स? नहीं, इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें समाज के हर वर्ग के विशेषज्ञ होंगे। कानूनी जानकार, अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी, जमीनी स्तर पर काम करने वाले एक्टिविस्ट्स अच्छा। और अलग-अलग उद्योगों के प्रतिनिधि भी, ताकि हर कानून को हर नजरिए से परखा जा सके। ठीक है, तो ये तो हुई संस्था की बात। पर ये काम कैसे करेगी? क्या लोगों को चिट्ठियां लिखनी होंगी, दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे? यहीं पर टेक्नोलॉजी इस पूरे विचार में जान डाल देती है। इस प्राधिकरण का सबसे मजबूत स्तंभ होगा एक राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म? हाँ, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। लेकिन हमारे पास तो पहले से ही CPGRMS जैसे पोर्टल हैं, जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ये उनसे अलग कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है। सीपीजीआरएमएस जैसे पोर्टल वो व्यक्तिगत शिकायतों के लिए हैं। जैसे मेरा पासपोर्ट नहीं आया या हाँ, या मेरी गली में सड़क खराब है। वो आपकी एक समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नया पोर्टल व्यक्तिगत शिकायतों से आगे जाकर नीतिगत खामियों को पकड़ेगा। मतलब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। मान लीजिए आप एक छोटे व्यापारी हैं और आपको जीएसटी पोर्टल पर एक खास फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। ठीक है। आप इस नए पोर्टल पर जाएंगे। ठीक है। वहां हर कानून का एक अलग सेक्शन होगा। आप जीएसटी वाले सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखेंगे। अब यहाँ जादू शुरू होता है। एआई और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित सिस्टम देखेगा कि क्या देश के दूसरे कोनों से भी हजारों व्यापारी ठीक वैसी ही समस्या रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो ये मेरी अकेली शिकायत को एक बड़े पैटर्न का हिस्सा मानकर देखेगा। बिल्कुल। ये सिस्टम तुरंत पहचान लेगा कि ये किसी एक अधिकारी की गलती नहीं, बल्कि कानून या उसके नियमों में ही कोई बड़ी गड़बड़ी है। पोर्टल पर एक सार्वजनिक डैशबोर्ड होगा, जहां हर कोई देख सकेगा कि किस कानून के खिलाफ कितनी और किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। पूरी पारदर्शिता। वाह, मतलब ये सिर्फ शिकायत करना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से लाखों लोग मिलकर कानून की समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, और इसी को स्रोत क्राउड सोर्स्ड पॉलिसी रिव्यू कहते हैं। क्राउड सोर्स्ड पॉलिसी रिव्यू? क्राउड सोर्स मतलब भीड़ की ताकत और पॉलिसी रिव्यू मतलब नीति की समीक्षा। तो लाखों नागरिकों के अनुभव मिलकर नीति की कमियों और खूबियों को उजागर करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हजारों लोग मिलकर विकिपीडिया बनाते हैं। हर नागरिक का अनुभव एक मूल्यवान डेटा पॉइंट बन जाएगा। बिल्कुल। ये तो शासन करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, हाँ। और फिर यूजर्स के फीडबैक के आधार पर लगातार अपडेट्स यानी पैच और नए वर्जन निकालती रहती है। सही पकड़ा आपने। तो जैसे सॉफ्टवेयर को बीटा टेस्टर्स मिलते हैं, वैसे ही कानूनों के लिए देश के 140 करोड़ नागरिक बीटा टेस्टर्स बन जाएंगे। वाह। सरकारें ये मान पाएंगी कि पहली बार में कोई भी कानून परफेक्ट नहीं हो सकता। उसे जनता के अनुभवों के आधार पर लगातार बेहतर बनाना ही सुशासन है। ये शासन को एक स्थिर प्रक्रिया से एक गतिशील सीखने वाली प्रक्रिया में बदल देगा। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन एक मिनट, इसमें कुछ दिक्कतें भी तो होंगी। जरूर होंगी। मान लीजिए लाखों लोग एक साथ फीडबैक देने लगे, तो इस डेटा के सैलाब को संभालेगा कौन? क्या सिस्टम बैठ नहीं जाएगा? ये एक जायज चिंता है और इसका जवाब भी टेक्नोलॉजी ही है। जैसा मैंने कहा, एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए होगा। अच्छा। सिस्टम अपने आप शिकायतों को कैटेगरी में बांटेगा, उनकी गंभीरता को समझेगा और उभरते हुए ट्रेंड्स को पहचानेगा। वो उन पैटर्न्स को ढूंढेगा जिन्हें शायद हजारों इंसान मिलकर भी ना देख पाए। ठीक है, मान लिया कि टेक्नोलॉजी डेटा संभाल लेगी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप का क्या? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं है? क्या कोई भी सरकार चाहेगी कि उसकी नीतियों की इतनी सार्वजनिक तौर पर आलोचना हो? इससे तो राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और यहीं पर इस विचार की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके लिए दो मजबूत दीवारों की जरूरत है। पहली, प्राधिकरण की संवैधानिक स्वतंत्रता, जिसकी हमने बात की। जी। वो किसी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, सिर्फ संविधान के प्रति होगा। और दूसरी, और शायद उससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है पारदर्शिता। पारदर्शिता? जब सारा फीडबैक, सारे पैटर्न्स, सारी रिपोर्ट्स सार्वजनिक रूप से पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, तो किसी भी सरकार के लिए उन्हें नजरअंदाज करना या दबाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सही बात है। मीडिया, विपक्ष, नागरिक समाज, सबकी नजरें उस पर होंगी। बिल्कुल। और शायद संसद में इन रिपोर्ट्स पर अनिवार्य बहस का नियम भी बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया सुझाव। इससे जवाबदेही और भी पक्की हो जाएगी। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये सब तो ठीक है, पर गांव में बैठे उस किसान का क्या, जिसके पास न तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट? डिजिटल डिवाइड। हाँ,
क्या ये सिस्टम सिर्फ शहरी और पढ़े लिखे लोगों के लिए ही नहीं रह जाएगा? ये इस सिस्टम की सफलता के लिए सबसे अहम चुनौती है और स्रोत इसके लिए एक बहुआयामी समाधान सुझाते हैं। क्या? सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर निर्भर नहीं रहना है। हर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फिजिकल फीडबैक सेंटर बनाए जा सकते हैं, अच्छा। जहां कोई भी जाकर अपनी भाषा में अपनी समस्या बता सके और वहां बैठा व्यक्ति उसे सिस्टम में दर्ज कर दे। कॉमन सर्विस सेंटर्स भी मदद कर सकते हैं? हाँ, देश में फैले कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का नेटवर्क इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और शायद एक टोल फ्री फोन लाइन भी हो सकती है? बिल्कुल, एक टोल फ्री हेल्पलाइन जहां कोई भी फोन करके अपना फीडबैक रिकॉर्ड करा सके। गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले समूहों के साथ साझेदारी करनी होगी, ताकि समाज के सबसे हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचा जा सके। मतलब लक्ष्य ये है कि टेक्नोलॉजी एक बाधा न बने बल्कि एक सहायक बने। बिल्कुल। क्या दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ हो रहा है या ये सिर्फ एक किताबी विचार है? नहीं, ये बिल्कुल हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम की संसद में पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी नाम की एक स्थापित प्रक्रिया है। पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी? मतलब कानून लागू होने के 3 से 5 साल बाद एक संसदीय समिति उसकी गहन समीक्षा करती है कि कानून अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं। अच्छा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्टिविटी कमीशन नाम की एक स्वतंत्र संस्था है, जो सरकारी नीतियों और कानूनों के असर का आकलन करती है और जनता से बड़े पैमाने पर फीडबैक लेती है। तो ये विचार नया नहीं है? नया नहीं है, बस भारत के संदर्भ में इसे टेक्नोलॉजी की मदद से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात हो रही है। लेकिन इन सब के मूल में तो एक ही चीज है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। हाँ, सरकारों को ये मानना होगा कि फीडबैक या आलोचना उनकी दुश्मन नहीं बल्कि शासन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा जरिया है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये स्वीकार करना कि हमसे गलती हो सकती है और हम जनता से सीखने को तैयार हैं, यही एक परिपक्व और आत्मविश्वासी लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है। इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। ये जो फीडबैक और सुधार का सिद्धांत है, क्या ये सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तक ही सीमित रहना चाहिए या इसे और भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जी। हमने अभी विधायिका और कार्यपालिका की बात की, लेकिन न्यायपालिका का क्या? जैसे कानूनों को फीडबैक की जरूरत है, क्या हमारी न्याय प्रणाली को नहीं है? न्यायपालिका में फीडबैक, ये तो बड़ा संवेदनशील मामला है। अदालतों की अवमानना का कानून है, जजों की आजादी का सवाल है। बिल्कुल, क्या इससे उनकी स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ेगा? बहुत ही जायज चिंता है और इसका बहुत ध्यान रखना होगा। स्रोत जजों के फैसलों पर टिप्पणी करने की बात नहीं कर रहे। अच्छा। वो न्यायिक प्रक्रिया पर फीडबैक की बात कर रहे हैं। वो एक न्यायिक प्रदर्शन पोर्टल का विचार देते हैं। न्यायिक प्रदर्शन पोर्टल? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आम नागरिक और वकील जजों के व्यवहार, अदालती प्रक्रियाओं में होने वाली देरी, केस लिस्ट होने के तरीके या अदालत के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर फीडबैक दे सकें। अच्छा, तो ये फीडबैक जजमेंट के बारे में नहीं बल्कि न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में होगा। बिल्कुल, इसका मकसद न्यायपालिका की आलोचना करना नहीं, बल्कि उसे अंदर से और मजबूत बनाना है, उसे और अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है जब मैं छोटा था, तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर लाखों लोग कह रहे हैं कि किसी खास तरह के केस में सालों लग जाते हैं, तो ये एक जरूरी डेटा है जो सिस्टम में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेशक इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हुए बहुत सावधानी से लागू करना होगा। लेकिन संवाद का एक चैनल खोलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को देखें,
तो इसका सार यही है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में वोट देना नहीं है। ये सरकार और जनता के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक संवाद है। और ये जो राष्ट्रीय शिकायत प्राधिकरण और पोर्टल का विचार है, ये उस संवाद को हकीकत में बदलने का एक व्यवहारिक नक्शा पेश करता है। सही कहा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत, ज्यादा सहभागी और ज्यादा जवाबदेह बनाने का एक मौलिक तरीका है। ये नागरिकों को सिर्फ लाभार्थी या शिकायतकर्ता की भूमिका से निकालकर नीति सुधार की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। वो सॉफ्टवेयर वाली बात मेरे दिमाग में बैठ गई है कि जैसे एक ऐप लगातार अपडेट होता है, वैसे ही हमारे कानून भी अपडेट हो सकते हैं। और यही इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है। ये शासन को वर्जन 1.0 पर अटका हुआ नहीं रहने देगा। ये उसे जनता के अनुभवों के आधार पर लगातार वर्जन 2.0, 3.0 में अपग्रेड करता रहेगा। एक ऐसा लोकतंत्र जो सीखता है। हाँ, एक ऐसा लोकतंत्र होगा जो अपनी गलतियों से सीखता है और समय के साथ खुद को बेहतर बनाता है। और मैं आज की चर्चा को हमारे श्रोताओं के लिए इसी एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर शासन की प्रक्रिया में आपके और मेरे हर एक नागरिक के अनुभव को एक शिकायत के तौर पर नहीं, बल्कि एक मूल्यवान डेटा पॉइंट के रूप में देखा जाने लगे, तो हमारे लोकतंत्र की शक्ल क्या होगी? क्या तब एक नागरिक केवल एक वोटर या एक शिकायतकर्ता से आगे बढ़कर नीति सुधार में एक सक्रिय भागीदार बन सकता है?